हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग इन मेटेलिक क्रिस्टल्स। लास्ट वीडियोस में हम लोग सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द पैकिंग इन सॉलिड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जितनी मैक्सिमम एक्सटेंट तक वो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं उतने क्लोजली पैक वो रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जो क्लोज पैकिंग है वो एक्चुअली में किस तरह से क्लोज पैकिंग करते हैं, उसके बारे में हम लोग छोटे छोटे मॉडल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं, जो सॉलिड्स हैं, दे ऑल आर 3D स्ट्रक्चर्स, और जितनी भी रियल स्ट्रक्चर्स हैं इस नेचर में ये सब की सब 3D हैं। तो हम लोग 3D क्लोज पैकिंग को समझने के लिए पहले 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, देन वी विल गो टू 3 डायमेंशनल। तो देखिए, अगर हम लोग सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए 1 डायमेंशन का मतलब है सिंपल ओनली ऑन 1 एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। जैसे कि देखिए मैंने छोटा सा डायग्राम भी बनाया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्स एक्सिस एंड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। आप लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हुए हैं और ये पार्टिकल 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग शो कर रहे हैं। अब यहीं पर एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि किसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स उसको सराउंड किए हुए हैं, मतलब कितने पार्टिकल से वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है। अब जैसे देखिए, मैं इस पार्टिकल को कंसीडर कर लेता हूँ और हम लोग देख रहे हैं कि इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये स्फीयर है और सेकंड ये वाला स्फीयर है। तो टोटल कितने स्फीयर हैं जो इस पर्टिकुलर पार्टिकल के कांटेक्ट में है? दैट इज 2। तो इसका मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर? दैट इज 2। ठीक है। अब एक पॉइंट और समझिए, यहाँ पर हम लोग क्लोज पैकिंग को समझने के लिए जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर्स हैं दे ऑल आर हार्ड स्फीयर्स। हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि वो हार्ड हैं और स्फेरिकल इन शेप हैं। ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 2 आ गया। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करूं तो कैसे कर सकता हूं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्फीयर्स विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए पर्टिकुलर स्फीयर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मतलब अब हमको क्या करना है कि एक्स एक्सिस के साथ में हमको वाई एक्सिस में भी क्लोज पैकिंग करनी है। तो देखिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस में मैंने पार्टिकल्स को क्लोजली पैक्ड किया है। लाइकवाइज मैंने वाई एक्सिस में जैसे लेयर मैंने नीचे बनाई थी सेम लेयर मैंने ऊपर बना दी है। अगर मैं इसको एक छोटे से मॉडल से आपको दिखाऊं, समझाऊं तो कुछ इस तरह से देखिए। देखिए मेरे पास ये लेयर है, देखिए ये है एक्स एक्सिस में, तो मैंने एक लेयर यहाँ एक्स एक्सिस में दिखाई है आपको। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं। 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। अब मैं क्या करूँ कि ऐसी ही लेयर मैं इसके ऊपर ऐसे रखता हुआ जाऊँ तो मेरे को वाई एक्सिस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट लेयर अरेंज करी है ऐसे ही मैंने सेकंड लेयर ये अरेंज कर दी, इस तरह से ये अरेंज कर दी। तो इस तरह से मुझे वाई एक्सिस मिल गया। तो हमें किस प्रकार की क्लोज पैकिंग दिखाई दे रही है? ये हमको दिखाई दे रही है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोला इसको स्क्वायर? उसको समझिए कि एक पार्टिकल को कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ठीक है, और इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं? देखो 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो हम लोग देख रहे हैं, देखो 1 4 2 ये 3। तो हमको एक स्क्वायर टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ मिल रही है। तो दैट्स व्हाई वी टर्म इट एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिखूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, बेसिकली 2 डायमेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो 2 तरीके से पैक हो सकते हैं। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे बनती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए
ये है एक्स एक्सिस में पैकिंग, ठीक है। फिर हमने इसको बढ़ाया है वाई एक्सिस में, 2 डायमेंशनल हमको करना है। हमने जो वाई एक्सिस में लेयर लगाई है वो फर्स्ट लेयर में जो वॉइड आ रही है, वॉइड क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, वॉइड का मतलब क्या है, वैकेंट स्पेस, जो जगह बच जाती है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पार्टिकल को क्लोजली पैक किया है, फिर भी ये वाली तो जगह बच रही है, तो दिस इज वॉइड, इसको वॉइड बोलते हैं। या इंटरस्टिशियल स्पेस, हम लोग पढ़ेंगे वॉइड के बारे में भी, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ आपको, वॉइड या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इट इज डिफाइंड एज द स्पेस लेफ्ट बिहाइंड इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। जो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में स्पेस रह जाता है दैट इज कॉल्ड वॉइड, और वी कैन से इंटरस्टिशियल स्पेस। अब देखिए आप लोग, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हमने वाई एक्सिस में जो लेयर पैक की है, जो फर्स्ट लेयर में जो डिप्रेशंस आ रहे हैं, जो वॉइड आ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने इसको लगाया है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आप लोग जब कहीं जूस पीने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो जूस सेंटर वाला है वो मौसमी को बड़े अच्छे से अरेंज करके रखता है। वो अपने यहाँ पर मौसमी की पहली लेयर लगाएगा, फिर दूसरी जब लेयर लगाता है तो पहली लेयर में जो खाली जगह बची हुई है उसके ऊपर फिट करता हुआ जाता है। अब इसको एक छोटे से मॉडल से समझिए। देखिए जैसे मैंने ये एक मॉडल बनाया है, ये है फर्स्ट लेयर, ये जो लेयर है नीचे वाली ये है फर्स्ट लेयर, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये जो फर्स्ट लेयर है दैट कंप्राइज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है। अब मुझे यहाँ वाई एक्सिस में बढ़ना है, तो वाई एक्सिस में जो मैंने लेयर रखी हुई है वो कहाँ रखी है आप लोग देखिए, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है उसमें मैंने पहला पार्टिकल रखा है, फिर इस और इसके बीच में जगह है मैंने ये पार्टिकल रखा है। तो इस तरह से मुझको क्या मिल गई, ये एक लेयर मिल गई वाई एक्सिस में। फिर हमने जो इसके बाद फिर दूसरी लेयर जो रखी है वाई एक्सिस में, वो हमने बिल्कुल ए के ऊपर ए, इसके ऊपर ये, इस वाली लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट लेयर है ऐसे समझिए। उसके बाद दूसरी लेयर वाई एक्सिस में आई है, वो जो इसके डिप्रेशन में रखी गई है। तीसरी लेयर को फिर मैंने इसके ऊपर जस्ट लगा दिया है, इसके ऊपर जस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं समझिए। अगर मैं यहाँ एक पार्टिकल इसको कंसीडर कर लूँ तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग देखेंगे कि 6 स्फीयर आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और फिर आते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब समझिए, हम लोग जो 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ी है उससे 3 डायमेंशनल भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से भी 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। अब एक चीज़ देखें आप लोग, जब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन से हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पर आते हैं तो क्या होता है उसको समझिए। जैसे ये है मेरे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग मेरे पास मॉडल है, ये रहा, ठीक है। जब मैं इसको 3 डायमेंशनली बनाऊंगा तो कैसे बनेगा ये, मैं जस्ट इसके ऊपर ये जो मेरे पास फर्स्ट लेयर आ रही है इसके ऊपर जस्ट ऐसे रख दूंगा, इसके ऊपर रख दूंगा, इसके ऊपर रख दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा कि वॉइड के ऊपर वॉइड क्रिएट हो रही है, मतलब खाली जगह के ऊपर खाली जगह बन रही है। अब ऐसे समझिए कि मैंने एक लेयर रख दी इसके ऊपर यहाँ इस तरह से, ये एक लेयर मैंने ऐसे रखी है, जस्ट दूसरी लेयर इसके ऊपर ऐसे रख दी है। तो मैं यहाँ पर अगर ऊपर से झांक कर देखूँ ऐसे, आप लोग अगर देख पाए यहाँ, तो देखिए ये जो खाली जगह है ये खाली जगह बिल्कुल बनी हुई है। एक मिनट में आपको बताता हूँ, देखिए ये मैंने पहली लेयर जैसी थी सेम उसके ऊपर है, पहली लेयर, ये रही पहली लेयर, इसके ऊपर जस्ट ये मैंने लगा दी, ये बन गई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके ऊपर दूसरी लगाता हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो मतलब जो बीच की खाली जगह थी, ये जो बीच की खाली जगह है वो एज इट इज बनी हुई है, मतलब वॉइड अभी खाली जगह बची हुई है। और अगर किसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में खाली जगह बची हुई है, इसका मतलब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं हुई है। इसका मतलब जो सॉलिड्स हैं
वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन को प्रेफर नहीं करते हैं। सीधी सी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल में पैकिंग एफिशिएंसी बहुत वीक है। दैट्स वाई मेटेलिक सॉलिड्स उस क्लोज पैकिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशनल हमने पढ़ी है, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वॉइड को हमने ढक दिया है। हमने कैसे ढका है देखिए, अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को दोबारा दिखाऊं तो देखिए ऐसे था, ये मेरे पास ये वाली लेयर है। अब यहाँ पार्टिकल्स के बीच में जो जगह बची थी, देखिए इस दोनों पार्टिकल के बीच में ये वाली जगह है, इसमें मैंने पार्टिकल लगा दिया। इन दोनों के बीच में ये जगह है, मैंने पार्टिकल लगा दिया। मतलब वॉइड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। इसका मतलब यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है। 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ अभी, इन कंपेरिजन टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इससे तो मैं 3 डायमेंशनल बनाऊंगा नहीं, अब मैं बनाऊंगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाया हुआ है। अब देखिए हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए ये है मेरे पास फर्स्ट लेयर, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसमें मैंने ये वाली लेयर बना दी, और फिर इसके ऊपर जस्ट ये वाली लेयर ऐसे बनाई है। अब मैं इसको मॉडल से बताता हूँ। देखिए ये रही मेरे पास, फिर इसके बाद इसके डिप्रेशन में इनको रखा गया है, ये इन दोनों के डिप्रेशन में, ये इन दोनों के डिप्रेशन में, इस तरह से। फिर हम लोगों ने जो तीसरी लेयर यहाँ बनी है, ये जस्ट इसके ऊपर आ रही है। तो मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल ही है ये। अब मैं अगर इसको ऐसे बना देता हूँ, इस वाली स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे कर दिया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करने पर ये मेरे को देखो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये मेरे को एक्स वाई प्लेन मिला है, एक्स वाई प्लेन। और अगर मैं इसको जेड प्लेन और बना दूं तो ये मेरे को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब जेड एक्सिस क्रिएट करने के लिए, मुझे इसके ऊपर लेयर्स बनानी पड़ेंगी। अब समझिए उसको। उससे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ खाली जगह बची हुई हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। देखिए ये जो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखिए 1 2 3 3 पार्टिकल के बीच में जो ये जो वॉइड आ रही है, दिस वन, ये रही यहाँ पे ये बनी हुई है, इसको मैंने नाम दिया है बी। इसको मैंने, देखो ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये एक ट्रायंगल सा बन रहा होगा यहाँ पर, ये रहा। इसके बीच की जगह को क्या बोला है मैंने, बी वॉइड बोला है, वॉइड बी, ठीक है। अब आइए इधर देखो, ये 2 पार्टिकल और यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ये उल्टा ट्रायंगल। इस वाले वॉइड स्पेस को क्या नाम दूंगा मैं, इस वाले वॉइड स्पेस को, ये जो वॉइड स्पेस यहाँ पर है, दैट इज ए। आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक और मॉडल से बताता हूं आपको। देखिए इन 3 पार्टिकल के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ये 3 पार्टिकल, ठीक है, ये रहे वो 3 पार्टिकल। इनके बीच में जो जगह है, वो ये रही, इसको बोलते हैं वॉइड बी, ठीक है। और 3 पार्टिकल के बीच में जगह बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ट्राइगोनल वॉइड। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 हैं और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड। जैसे यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड। अब समझिए, जैसे ही मैं इस वाली वॉइड से इस वाली वॉइड पर आता हूँ, तो देखो कुछ ये वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये रही, यहाँ पर भी 3 पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये उल्टा ट्राइंगल बन रहा है। तो इस वाली वॉइड को क्या नाम दिया है, इस वाली वॉइड को नाम दिया है बी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो वॉइड है इसको क्या नाम दिया है, ए, और इस वाली वॉइड को क्या नाम दिया है, बी। देखिए मैंने मॉडल से बनाने की, समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बुक्स में ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब बनती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा रिवाइंड करिए, बार बार इसको सुनिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसीलिए मैंने ये मॉडल यहाँ पर बनाए हैं। अब देखिए, तो 2 तरह की वॉइड समझ में आ गई आपको, वॉइड बी और वॉइड ए। चलिए अब हम लोग करते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे होगी, देखिए 3 डायमेंशनल पैकिंग, ये वाला जो मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है,
इस एक्स वाई एक्सेस को मैं कर देता हूँ ऐसे, और मैंने ये रख दी जेड एक्सेस में पहली लेयर, जेड एक्सेस में ये था एक्स, ये था वाई, और इसके ऊपर जो मैंने रख दी है वो क्या हो गई, जेड एक्सेस। और जेड एक्सेस में मैंने जो लेयर रखी है वो कैसे रखी है, इस दोनों पार्टिकल के बीच में जो जगह है और पीछे वाला पार्टिकल है, इसके बीच में जो जगह बन रही है उसमें मैंने रखा है इसको कुछ इस तरह से। देखिए अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, अब यहाँ पे ये वाली वॉइड बन रही है, इस वॉइड के बीच में मैंने रख दी ये वाली लेयर। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो वॉइड बी है, ये जो वॉइड बी है, इसके जस्ट ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गया है। तो अब ये वॉइड जो है वो 4 पार्टिकल के बीच में हो गई। अब ये वॉइड 4 पार्टिकल के बीच में हो गई, तो हम लोग क्या बोल देंगे सिंपली कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो वॉइड है ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की वॉइड है। चलिए अब हम लोग देखें कि वॉइड बी तो ऑक्यूपाई हो रही है, वॉइड बी तो यहीं की यहीं खत्म हो रही है। जैसे ये 3 पार्टिकल्स थे, इसके बीच में मैंने एक पार्टिकल रख दिया, वॉइड क्लोज हो गई। ऐसे ही यहाँ पर ये वॉइड क्लोज हो गई। तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ मॉडल में, हम लोग यहाँ मॉडल में देख पाएंगे कि ये जो जितनी भी वॉइड बी हैं, वॉइड बी, एक मिनट रुकिए, देखो वॉइड बी कौन कौन सी हैं, ये वॉइड बी है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। जितने भी सीधे ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इनके बीच की जो वॉइड है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी बी बी, तो ये सब की सब, ये सब की सब वॉइड हैं जो ऑक्यूपाई हो रही हैं, मतलब जो अब खत्म हो गई, अब इसको ऊपर से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ढक लिया है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग जेड एक्सेस में दूसरी लेयर बनाएंगे, हम लोग एक्सेस बना रहे हैं, ये बन गया एक्स, ये बन गया वाई और एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसको। अब हम लोग बढ़ रहे हैं जेड वाई प्लेन को, जेड एक्सेस तो ये आ गया एक, इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये बन गई मेरे पास जेड एक्सेस की फर्स्ट लेयर, सामने वाली। अब मुझे क्या करना है, इसके पीछे भी पार्टिकल्स को लगाना है। उसको समझने के लिए एक मॉडल देखिए, देखिए ये था मेरे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये, और इसको मैंने लिया ऐसे, ये था वाई एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस, और इसमें मैंने लगा दी है ये जेड एक्सिस में पहली लेयर, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस की पहली लेयर कहाँ पे फिट की गई है, जो वॉइड बी है जस्ट उसके ऊपर हमने इसको फिट कर दिया है। अब इसकी जो दूसरी लेयर आएगी, जेड एक्सिस में जो दूसरी लेयर आ रही है, ये आ रही दूसरी लेयर, इसको मैंने कैसे फिट किया है आप लोग देखिए, जेड एक्सिस की फर्स्ट लेयर, ये जेड एक्सिस की दूसरी लेयर, जेड एक्सिस की दूसरी लेयर कैसे फिट हुई है कि जो ये वाली लेयर है इसके बीच का जो वॉइड है उसमें मैंने इसको रखा हुआ है, देखिए इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जगह, और इसमें मैंने पार्टिकल, ये दूसरी लेयर का पार्टिकल यहाँ रख दिया, सेम ऐसे ही। तो हमने क्या किया है कि जो दूसरी लेयर, ये एक्स वाई प्लेन, जेड एक्सिस हमने इसके ऊपर बनाया, जेड एक्सिस की जो दूसरी लेयर थी वो मैंने इनके डिप्रेशन में रख दी है। अब इससे क्या होगा उसको समझिए, देखो हमारे पास जो वॉइड बी थी, जो वॉइड बी थी वो तो क्लोज्ड हो गई है, हमारे पास वॉइड ए बची हुई थी, ये जो वॉइड ए है ये बची हुई थी, वॉइड ए बची हुई थी हमारे पास। अब यहाँ पर इसको समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 डायमेंशनल है, तो बार बार मैं एक चीज़ को समझा रहा हूँ। एक पॉइंट अब यहाँ देखें कि वॉइड ए अब यहाँ पर 2 प्रकार की वॉइड में डिवाइड हो गई है, वॉइड ए 2 प्रकार की वॉइड में डिवाइड हो गई है। कैसे हो गई है उसको अब समझते हैं हम लोग। देखो ये जो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, इसके जस्ट पीछे एक सीधा ट्रायंगल बन रहा है, कुछ इस तरह से देखिए। अब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ये आ गई मेरे पास पहली लेयर, एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है। इसको मैं बना दूं इस तरह से, और इसमें मैं जेड एक्सिस की लेयर रखता हूं। तो देखो इन दोनों के डिप्रेशन में ये रखा है, और जब इसकी दूसरी लेयर बनाऊंगा तो इन दोनों के डिप्रेशन में ये आएगा। तो देखो जेड एक्सिस में लेयर 1, जेड एक्सिस में लेयर 2,
इसके दो पार्टिकल के बीच की जो जगह है उसमें ये पार्टिकल रखा गया है। अब एक चीज़ देखें, मैं इसको हटा देता हूँ, जेड एक्सिस की लेयर को मैं हटा रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग। तो इसके जस्ट पीछे देखो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, उल्टा ट्रायंगल, और ये जो वॉइड है ये ए है। उल्टे ट्रायंगल के बीच की जो देखो ये वाली जो ये वाला जो ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल जो बन रहा है, ये क्या है, वॉइड ए। तो वॉइड ए में ये इस तरह से बन रहा है ये, ठीक। और जब मैं इसको जेड एक्सिस पर बनाता हूं तो ये ऐसी लेयर आ रही है, तो नीचे उल्टा ट्रायंगल ऊपर सीधा ट्रायंगल, मतलब नीचे 3 पार्टिकल और ऊपर 3 पार्टिकल। तो वॉइड ए जो है वो अब 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा घेरी जा रही है। तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। ये क्या बन गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो वॉइड है, उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ए है। जब हम लोग इस वाली ए पर पहुंचेंगे, देखो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है ए, उल्टा ट्रायंगल बन रहा है ए, और जब मैं इस पर पहुंचूंगा इस तरह से, ये इसके दूसरे से बताता हूं, देखिए ये बन गया सीधा ट्रायंगल, इसके पीछे उल्टा ट्रायंगल। अब जो हमारी दूसरी ए वॉइड जो है, पीछे है 3 पार्टिकल और आगे आ रहा है ये वाला पार्टिकल, तो टोटल 4 पार्टिकल। तो इसका मतलब वॉइड जो ए वॉइड जो थी, एक बार तो गिर रही है 6 पार्टिकल के द्वारा, एक बार घिर रही है 4 पार्टिकल के द्वारा। तो जो वॉइड ए है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड 2 में बट जाती है, और जबकि वॉइड बी जो है वो केवल टेट्राहेड्रल वॉइड में बटती है। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं आपको, देखिए ये वॉइड का खेल अगर समझ में आ गया तो क्लोज पैकिंग बहुत आसान है। आप समझिए, ये मेरे पास है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये वाली जो वॉइड है ये ए है, ये वाली जो वॉइड है ये वाली जो वॉइड है सीधे ट्रायंगल वाली, इसको मैंने नाम दिया है बी। ये रही, ये देखिए ये जो वॉइड है जिसमें सीधा ट्रायंगल बन रहा है, सीधा ट्रायंगल, वो बी है। फिर इसके जस्ट यहां पे मैं देखता हूं तो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो वॉइड आ रही है ये क्या है, ए है। तो आप एक चीज समझिए आप कि ये वॉइड बी है, ये वॉइड बी, ये वॉइड बी। वॉइड बी तो यहीं पर क्लोज हो जाती हैं जब इसके ऊपर पार्टिकल्स आते हैं जेड एक्सिस की लेयर के, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। बी वाली वॉइड किस में कन्वर्ट हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब जब हम लोग जेड एक्सिस में दूसरी लेयर बनाते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ये जेड एक्सिस की फर्स्ट लेयर, ये जेड एक्सिस की सेकंड लेयर। तो हम लोग क्या देख पाते हैं कि जेड एक्सिस की जो सेकंड लेयर है वो वॉइड ए को 2 भाग में बांट देती है। वॉइड ए को एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बांट देती है, ठीक है। आप समझिए, जब हम लोग हेक्सागोन, यहां पे मैं बता देता हूं आपको, वॉइड बी टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड ए जो है वो 2 प्रकार की बन चुकी है। जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, जेड एक्सिस में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं हम लोग, जो हमने 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया है, जो हमने 3 डायमेंशन में जेड एक्सिस में जो अरेंजमेंट किया है उसके भी 2 टाइप बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको समझिए। अब देखिए मैंने यहां पर एक्स वाई प्लेन, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूं मैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो जब हम लोग इसमें, ये है ए लेयर, ये जो है नीचे वाला जो है वो ए लेयर है, ये वाली जो लेयर है दिस इज बी लेयर, दिस इज लेयर बी। हम लोग
जो वॉइड ए है उसको दो पार्ट में पढ़ चुके हैं। वॉइड ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गई है और टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो एक चीज़ देखें अब हम लोग कि जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशनली हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास। वो 2 ऑप्शन क्या है उसको समझिए। देखो, ये तो मेरे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। अब जब मैं इसमें Z एक्सिस पैकिंग को 3 डायमेंशन में मतलब Z एक्सिस में एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या है उसको समझिए कि हम लोग इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करते हैं। कैसे अरेंजमेंट देखिए, ये है Z एक्सिस में, देखिए ये नीचे वाली है बेस लेयर A, बेस लेयर A। ये दूसरी वाली लेयर जो इसके डिप्रेशन में रखे गए हैं पार्टिकल्स, दिस इज लेयर B। और जो तीसरी लेयर रखी गई है यहाँ पर, ये जो है A के जस्ट ऊपर है। यहाँ पर ये पार्टिकल जस्ट एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस अरेंजमेंट को, दिस इज लेयर A, दिस इज लेयर B एंड दिस इज लेयर अगेन A लेयर। तो A B A। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट 2 प्रकार के होंगे। पहला टाइप क्या है, A टाइप, और इसको हम लोग सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। ठीक है, A टाइप का अरेंजमेंट है। एक दूसरे टाइप का अरेंजमेंट क्या है कि वहां पर पार्टिकल्स कुछ ऐसे अरेंज होंगे, कुछ ऐसे, देखिए इस तरह से। दिस इज लेयर A पार्टिकल्स के जो डिप्रेशन है उसमें लेयर B रखी गई है। B लेयर के पार्टिकल में जो डिप्रेशन है उसमें लेयर C रखी गई है। तो देखो, दिस इज लेयर A, दिस इज लेयर B एंड दिस इज लेयर C। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं ABC अरेंजमेंट, और इसी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हम लोग बहुत धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में इमेजिनेशन जो पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग कोशिश करिए, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार समझिए उसको। देखिए अब तो एक तो अरेंजमेंट मेरे को मिल गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशनल में 2 तरह के अरेंजमेंट हैं, A B A, और एक अरेंजमेंट है ABC। तो जो ABA टाइप का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जो ABC टाइप का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अच्छा, इन दोनों तरह के अरेंजमेंट में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, दोनों में ही पैकिंग एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 74% है। कितनी है, 74% है। मतलब जो जगह खाली बची हुई है वो केवल 26% जगह खाली बची हुई है, 74% जगह को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट की, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखिए जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो निकल कर आ रही है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। आप लोग थोड़ी सी किसी रिफ्रेशर की हेल्प अगर लेंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिखाने के लिए हमको 3D मॉडल ही चाहिए। हम लोग इसमें से मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, तो वहाँ पर कोशिश करें कोई 3D मॉडल आपके पास हो। ठीक है, तो देखिए आपको ये पॉइंट याद रखना होगा सिंपली कि जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 3 डायमेंशनल पैकिंग के दोनों टाइप बता दिए हैं। आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन क्या बनने वाला है, ये मॉडल ये बनाने के लिए कभी नहीं आएगा आपके पास आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि वॉइड क्या है, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन बताइए, टेट्राहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन बताइए, और जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। वो ये कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, यहाँ जो वॉइड B है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट हो गई है, और वॉइड A इट ऑल्सो कन्वर्ट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। दैट मीन्स द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2, मतलब दुगनी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से कितनी है, दुगनी है। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। मान लीजिए किसी सॉलिड क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स n हैं, कितने हैं, n। लेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज n। ठीक, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी n, and number of tetrahedral void
विल बी 2n। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी n एंड द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड विल आल्सो 2n। ये भी कितनी होंगी, ये 2n हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशन ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉइड का अगर हम लोग रेडियस निकालें, स्पेस निकालें, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अबाउट द डायमेंशन ऑफ वॉइड्स। हमने दो प्रकार की वॉइड पढ़ी हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक यूनिट सेल कंसीडर की है। यूनिट सेल आप लोग जानते हैं कि किसी भी सॉलिड की जो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव ज्योमेट्रिकल पोर्शन है उसको यूनिट सेल कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड आर दोज वॉइड विच इज सराउंडेड बाई 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सपोज करते हैं कि दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं। अब देखिए ये मेरे पास एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में ये मैंने जो डार्क ये जो स्पेस करके दिखाया है आपको, दैट कॉन्स्टिट्यूट ए वॉइड। ये एक वॉइड को बना रही है, और वॉइड को भी हमने क्या माना है, एक स्फीयर माना है। और ये हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने लिए हैं पॉइंट ए पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट बी और पॉइंट डी पर। मतलब ये जो वॉइड है ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की वॉइड है। अब समझिए आप लोग, जो वॉइड है उसकी रेडियस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखिए इसकी स्मॉल रेडियस स्मॉल r से, तो ये पूरी क्या हो गई 2r, मतलब इसकी रेडियस को मैं r से दिखाऊंगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसकी रेडियस को कैपिटल R से दिखाऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ACE। इन ट्राइंगल ACE आप क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। हम लोग जनरली यूनिट सेल को क्या मान के चलते हैं कि इट इज अ क्यूबिक यूनिट सेल, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये यूनिट सेल को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो ये वाला जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, तो ये AC क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो देखिए मेरे को मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो मुझे मिल गया यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, ये मेरे को मिल गया। अब आ जाइए इन ट्राइंगल ACF। इन ट्राइंगल ACF तो हम लोग जानते हैं, देखो ये जो AF है इट इज़ बॉडी डायगोनल। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी तो वहाँ पे मैंने बॉडी डायगोनल बताया था। बॉडी डायगोनल का मतलब है कि एक एंड से, मतलब एक फेस का एक कॉर्नर ले लीजिए और दूसरे फेस का दूसरा वाला कॉर्नर ले लीजिए। एक फेस का अप वाला कॉर्नर और दूसरे अपोजिट फेस का डाउन वाला कॉर्नर, उसको मिला दीजिए। ऐसे समझो यहाँ कि मेरे पास ये वाला फेस है, दिस वन, इसका अप वाला, और इसके जस्ट अपोजिट वाला ये है, तो इसके नीचे वाला। तो ये जो AF है ये बॉडी डायगोनल है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा तो दिस इज AF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर क्या निकाला मैंने 2A स्क्वायर, और CF स्क्वायर भी कितना है A स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया AF स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूँ, सॉरी AF है ये, AF बराबर √3A। अच्छा ये जो AF है, AF यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये वॉइड है, ये एक दूसरे को टच करती हुई है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस R प्लस इसकी ये वाली रेडियस, फिर इसकी टोटल रेडियस 2R, या जिसको मैं डायगोनल बोल सकता हूँ, सॉरी D बोल सकता हूँ इसको, R प्लस R। फिर ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा यहाँ पर, दिस वन, इसकी रेडियस, तो मुझे मिल गया 2R प्लस 2R, और AF की वैल्यू कितनी निकाली है हमने √3A। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ R प्लस R इज इक्वल टू, सॉरी मैं 2 कॉमन ले लिया,
और ये √3a, और मेरे पास आ गया ये एक मेरे पास इक्वेशन बन गई है, दिस वन इक्वेशन ए मान लेता हूं इसको, इक्वेशन ए। और यहां देखें दिस इज इक्वेशन ए। दूसरा देखें तो देखिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर AC² = 2A², इसको मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ। तो AC बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, √2a, और AC बराबर क्या है, R प्लस R, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2R, तो 2R = √2a, तो R इज कितना आ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/√2a। दिस इज इक्वेशन बी। मैं इसको इक्वेशन बी लिख देता हूँ, इक्वेशन बी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इक्वेशन ए डिवाइडेड बाई इक्वेशन बी। तो देखिए R प्लस R इज इक्वल टू √3a/2 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू a/√2। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर R प्लस R डिवाइडेड बाई R, मैं इसको लिख दूंगा √3/2a इंटू √2/a। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो ये √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएगा R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू √3/√2। यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R अपॉन R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू √3/√2। इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस R/R इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई √2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3/√2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/R। इस 1 को इधर ले जाइए तो मेरे पास आ जाएगा √3/√2 माइनस 1 इज इक्वल टू R/R। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको। टू माइनस 1 इज इक्वल टू R/R। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 माइनस √2 इज इक्वल टू R/R। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे देन इट विल कम R/R इज इक्वल टू 225। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉइड ऑफ द रेडियस ऑफ वॉइड इज ओनली 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखिए ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में है, आप लोगों के यहाँ एनसीईआरटी में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डेरिवेशन है। तो मे बी पॉसिबल के बोर्ड में ये डेरिवेशन आप लोगों से पूछ ले, ये ऐसे पूछ सकता है डिराइव द रिलेशन ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर्स हैं। इसके ये जो बीच में जो प्लेस बचा है इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर और इसके पीछे एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर है। मतलब क्या हुआ कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर, फिर वॉइड है, उस वॉइड के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और फिर एक वॉइड के पीछे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 6 हैं, और 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और हम लोग क्या मानते हैं कि इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं एक ऐसा एक स्फेरिकल मान लेता हूँ, इस तरह से।
ठीक है। और जो वॉइड है उसकी रेडियस को स्मॉल आर से और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये इस वॉइड का सेंटर इस तरह से इसको बनाता हूँ। ये रेडियस क्या है, आर, ये वाली रेडियस स्मॉल आर, ऐसे ये वाली रेडियस आर और ये वाली रेडियस स्मॉल आर। दिस इज ए, ये बी और ये सी, ठीक है। मैं लेता हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो हमको देखिए सीधे से पता चल रहा है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी क्या है, देखिए ये इस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो मैं ए सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2r, ठीक है। तो मैं इसको लिख दिया 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है r प्लस आर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कितना होगा, वही सेम r प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक। अब मैं लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 2r प्लस आर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई देखिए यहाँ से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर रूट आ गया, तो 2r प्लस आर का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये 2r। अब इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2r इज इक्वल टू √2 इंटू आर प्लस आर, ठीक है। हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए ये मेरे को मिल जाएगा 2/√2r इज इक्वल टू आर प्लस आर। हम इसको ऑल सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा √2r इज इक्वल टू आर प्लस आर। यहाँ से r कॉमन ले लिया जाए, √2r इज इक्वल टू आर और ये 1 प्लस r/r, r से r कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस r/r इज इक्वल टू √2। तो r/r इज इक्वल टू √2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ √2 - 1, और इसको सॉल्व कर लें 1.414 - 1, तो r/r इज इक्वल टू 0.414। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डायमेंशन पता कर चुके हैं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है दैट इज r/r इज इक्वल टू, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए r/r 0.225 एंड r/r इज इक्वल टू 0.414। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए और ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज क्या है, बड़ा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज छोटा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल हैं आपकी एनसीईआरटी में अबाउट द फॉर्मेशन या फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हमारी समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी एक्वायर्ड सीसीपी स्ट्रक्चर। मतलब जो कंपाउंड ए बी से मिलकर बना हुआ है और वो सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। एटम्स ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अब जो उस क्यूब के कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 8 हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड बी ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो एक चीज आप हमेशा कंसीडर करके चलेंगे कि लेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो इस सीसीपी स्ट्रक्चर में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हम लोग उनको n कंसीडर करके चलते हैं। मतलब जितने उसके लेटेस्ट पॉइंट हैं उसको हमने मान लिया n। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। मैं जो बता रहा हूँ उसमें ये फ़ायदा रहेगा आपको कि चाहे वो सीसीपी स्ट्रक्चर दे, चाहे वो एफसीसी दे, चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे, आप लोगों को कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो आपको ये तरीका जो बता रहा हूँ वो एक जनरल मेथड है, किसी भी प्रकार की सॉलिड स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, लेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज n। ठीक है। अच्छा, जो A है, A एक्वायर द कॉर्नर्स, A
CCP के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर A प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ, अच्छा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या है इसको मैं लैटिस पॉइंट भी बोल सकता हूँ। लैटिस पॉइंट कहाँ क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ A, ये कितने हो गए, n हो गए, नंबर ऑफ A n। अब ये क्या बोल रहा है कि B ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी क्यूबिक सॉलिड में, कोई भी सॉलिड हो, क्यूबिक हो, HCP हो, FCC हो, किसी भी प्रकार का सॉलिड हो, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेट द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 2n। तो B ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड, सो नंबर ऑफ B कितना हो जाएगा, 2n। अब आप लोग देखिए A की संख्या कितनी है, n, B की संख्या कितनी है, 2n, द फॉर्मूला विल बी AB2। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, मान लो वो ये बोले कि B ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, B ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट एट द ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी वहाँ प्रेजेंट होंगी। तो इसका मतलब देखो A की संख्या कितनी है, n, और B की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल वॉइड में भी प्रेजेंट है। तो ये संख्या हो जाएगी AN B 3n, दैट मीन्स द फॉर्मूला विल बी AB3। इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। हमको एक ही तरह का कॉन्सेप्ट याद रखना है, लेट द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या लेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वुड बी इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वुड बी इक्वल टू 2n। अब मान लीजिए वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि A प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड B ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ना बोल के बोल दे हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो A की संख्या तो n है, तो B की संख्या कितनी होगी, 2n/2, तो ये आ जाएगा AN BN, दैट मीन्स द सिंपल फॉर्मूला विल बी AB। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी NCERT में है, आप लोग उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग इन मेटेलिक क्रिस्टल्स। तो मेटेलिक क्रिस्टल्स की पैकिंग थोड़ी सी सिंपलर है, क्योंकि वहाँ पे सभी पार्टिकल्स, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे, आइडेंटिकल थे। जैसे आयरन रॉड के पार्टिकल की बात करूँ तो ऑल पार्टिकल्स आर आयरन एटम्स। लेकिन आयनिक क्रिस्टल्स में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। और एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि कैटाइंस आर स्मॉलर इन साइज एंड एनाइंस आर लार्जर इन साइज। तो जब हम लोग बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स की पैकिंग की, तो हम ये जानते हैं कि कैटाइंस आर सराउंडेड बाई एनाइंस एंड एनाइंस आर सराउंडेड बाई कैटाइंस। जैसे हम लोग NaCl की ही बात कर लें तो ईच सोडियम कैटाइन सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 सोडियम एटम। तो इस तरह से वहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आयनिक की हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, एंड दिस रेडियस रेशियो इज जस्ट इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू द रेडियस ऑफ एनाइन। हम लोग जानते हैं कैटाइन छोटे हैं और एनाइन बड़े हैं। अब समझिए आप लोग कि किसी आयनिक क्रिस्टल में अगर कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 0.414। आपको याद होगा 0.414 किसकी वॉइड डायमेंशंस है, किसकी रेंज है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा, वो भी स्टेबल टाइप का। अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में रेडियस रेशियो 0.414 इक्वल है, दैट मीन्स दैट आयन क्रिस्टलाइजेस, दैट सॉलिड क्रिस्टलाइजेस इनटू ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अगर ये अरेंजमेंट 0.414 से छोटा है, अगर ये रेडियस रेशियो 0.414 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो कि कैटाइन का साइज छोटा है और एनाइन का साइज बड़ा है। तो देखिए कैटाइन छोटा है और एनाइन बड़ा है, तो ये अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड नहीं होगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा जगह बची हुई है ये, तो ये जो अरेंजमेंट है ये अनस्टेबल अरेंजमेंट है। तो डेफिनेटली दिस आयनिक कंपाउंड विल क्रिस्टलाइजेस इनटू सम मोर स्टेबल फॉर्म, और वो मोर स्टेबल फॉर्म क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू टेट्राहेड्रल। अगर रेडियस रेशियो 0.414 है ऑक्टाहेड्रल,
अगर 0.414 से छोटा है तो फिर वो टेट्राहेड्रल में अरेंज हो जाएगा, क्योंकि 0.414 से छोटा फिर कौन सी रेडियस रेशो आता है, कौन सी वॉइड आती है, टेट्राहेड्रल। तो ये अपने को क्रिस्टलाइज कर लेगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। अगर रेडियस रेशो 0.414 से बड़ा है, इसका मतलब कैटाइन बड़ा है, एनाइन छोटा है, तो इट विल क्रिस्टलाइजेस इनटू 0.414 से बड़ा है, दैट मीन्स कैटाइन का साइज बड़ा है और एनाइन का साइज छोटा है। तो यहाँ पर ये अभी अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा, 0.414 से बड़ा है। और अगर वो 0.732 की रेंज में आ जाता है, मतलब क्या हुआ इसका कि 0.414 से छोटा है तो अनस्टेबल है, 0.414 से बड़ा है तो अनस्टेबल है। तो 0.414 से छोटा होगा, वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में फिक्स कर लेगा। और जो 0.414 से बड़ा होगा, जो 0.414 से बड़ा होगा वो 0.732 वाली रेंज में, मतलब BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म में खुद को अरेंज कर लेगा। ठीक है, इसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। आप लोग NCERT में 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपको अभी एक टेबुलर फॉर्म बता दूंगा, उस जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। अगर रेडियस रेशो 0.155 से 0.225 के बीच में है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और स्ट्रक्चर बनेगी उसकी ट्राइगोनल। अगर रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 के बीच में है तो टेट्राहेड्रल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर 0.414 से और 0.732 के बीच में है तो ऑक्टाहेड्रल, और 0.732 से ज़्यादा है तो बॉडी सेंटर्ड और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही सिंपलर तरीके से, मैंने ये मॉडल की सहायता से आपको 3 डायमेंशनल पैकिंग ये सब चीज़ें बताई हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें और कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से करेंगे NCERT के, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।